हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी में सामाजिक घटनाओं की प्रकृति एवं वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में इसका देख लीजिए आप लोग, नेचर एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना। तो हम लोग आज जो है सोशल फिनोमिना के नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि आखिर में सामाजिक घटनाएं जो होती हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, आखिर में सामाजिक घटनाओं की प्रकृति हमें कैसे देखने को मिलती है। तो आप लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि सामाजिक घटना से पहले हम ये सोचेंगे कि घटनाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि आखिर में घटना जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी को पता है कि एक घटना जो होती है वो होती है प्राकृतिक। एक घटना प्राकृतिक होती है। पेन थोड़ा सा चलने में इशू कर रहा है, ओके। दूसरी घटना जो होती है वो होती है सामाजिक। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं इसमें हम लोग समाज से संबंधित अध्ययन करते हैं या इन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि प्राकृतिक घटनाओं का हम लोग अध्ययन जो है भौतिक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इन सब के अंतर्गत हम लोग करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक घटनाएं जो होती है ये हम देखेंगे कि चूँकि नॉन लिविंग एक तरीके से हम माने या निर्जीव वस्तुओं से जुड़ी हुई होती हैं, या ये हम कहें कि जो सजीव वस्तुएं भी होती हैं, या ये हम कहें कि जैसे अभी हम बायो की बात करें या जूलॉजी की बात करें तो ये भी हमारा साइंस के ग्रुप में आता है या प्राकृतिक घटनाओं से ही संबंधित होता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि उनके अपने खुद के सेंस इस तरीके से अवेयरनेस नहीं है कि वो अपनी एक कम्युनिटी बना सकें, अपने खुद के वो बहुत सारे कल्चर डेवलप कर सकें। इस तरीके के हमें उनमें क्षमता नहीं देखने को मिलती है। तो उनमें जो चेंजेस हैं हमको लंबे समय तक चेंजेस जो हैं वो बहुत ही कम देखने को या ना के बराबर देखने को मिलते हैं। और ऐसी घटनाएं जो होती हैं हम प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इनकी जो विशेषता होती है कि एक नियमित होते हैं, एक निश्चित अंतराल पे या एक निश्चित क्या उसमें चेंजेस आएंगे, क्या घटना घटने वाली है वो हमें पता है। अभी फिजिक्स में है तो हमें पता है कि हम इस स्पीड से अगर पहुँचेंगे, ज़्यादा स्पीड है तो हम जल्दी पहुँचेंगे, कम स्पीड है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पहले से प्री डिफाइंड है, हमें ये सारी चीज़ें हम एज्यूम कर सकते हैं, इसका पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, अगर हम क्या स्टेप उठाएंगे तो अगला कदम क्या होगा या क्या घटना घट सकती है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आता है वो ये होता है कि प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं ये वस्तुनिष्ठ होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होती हैं, क्योंकि ये इस पे किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव तो पड़ता नहीं है प्राकृतिक घटनाओं पे। तो यहाँ पे इसमें हमें ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलता है, वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है। वहीं पे जब अगर हम बात करेंगे सामाजिक घटनाओं की, तो सामाजिक घटनाओं में आप लोग ये अगर दिमाग में आए कि क्या हम सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं क्या, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति है यानी नेचर है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है। हम ये देखेंगे कि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो गतिशील होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि एक समय पे जो घटना घटी हूबहू सेम वही घटना कुछ समय बाद भी घटेगी, हो सकता है उसका पैटर्न कुछ और हो जाएगा घटना घटने का। तो इस तरीके से हम देखेंगे। एक पॉइंट और ये निकलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, बहुत विविधता देखने को मिलती है, जटिलता देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा फैक्ट जो ये होता है कि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो व्यक्तिनिष्ठ होती हैं, यानी कि सब्जेक्टिव होती हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ में ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो कि प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं को अलग करती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं इनकी अपनी एक जो विशेष प्रकृति है, जिसके कारण हम ये देखेंगे कि समाजशास्त्र में हम जो एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में यदि समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहें तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे
सामाजिक घटना की आखिर में प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ सोशल फिनोमेना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे हम लोग पहले इन पॉइंट्स को देखेंगे, बाद में इसको हम लोग डिटेल में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और डिस्कस यूं ही नहीं करेंगे, बल्कि कुछ थिंकर्स ने अपने विचार दिए हैं, उन्हीं विचारों के थ्रू हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट निकल के आता है सामाजिक घटनाओं की जटिलता, क्योंकि हम ये देखेंगे सामाजिक घटनाएं जो घटती हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष से तो घटती नहीं है। हमें ये देखेंगे कि वो पूरा एक सामूहिक व्यवहार होता है, या कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो इसमें बहुत सारे लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी एक दिखाई देती है, एक योगदान दिखाई देता है, और उसकी वजह से कोई एक घटना हमें जो सामने दिखाई देती है वो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो घटना यूं ही घट गई या डायरेक्ट कोई घटना घट गई। उसके पीछे हो सकता है कई सालों की एक भूमिका होती है जो कि एक घटना को मूर्त रूप देती है। अभी जैसे हम मान लें कि अगर कोई, आप लोग देखेंगे कि विद्रोह हो जाता है, रिबेलियन की बात करें, या फिर आप लोग देखेंगे कि कृषक आंदोलन हुआ था अभी रिसेंटली, आप लोग देखे कि स्थिति देखिए आप लोगों को, पंजाब हरियाणा का जो स्थिति था और कृषक आंदोलन जो हुआ, इसमें आप लोग ये देखेंगे कि क्या इसका जो प्रभाव हमें दिख रहा है, या जो घटना हमें दिखी सामने कृषक आंदोलन के रूप में, ये क्या तुरंत घटना घट गई? नहीं, उसके पीछे का एक आप लोगों को बहुत सारे रीज़न दिखाई देंगे जिससे कि एक कृषक आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देता है। या फिर हम देखें कि हमारे देश में लिंगानुपात का जो डिफरेंस है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो क्या लिंगानुपात यूं ही हमें दिखाई देता है? इसके पीछे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे सोशल फैक्टर भी होते हैं। लोग अपने परिवारों में किस तरीके से परवरिश की जा रही है, किस तरीके से लोग एक भूमिका बनाते हैं कि हाँ, हमें एक लड़का है तो उसको हमें कैसे पालना चाहिए, एक लड़की है तो कैसे पालना चाहिए। फिर उसके बाद से परिवार में ये भी देखा जाता है कि हमें क्या चाहिए। तो इस तरीके से हम देखें कि बहुत ज़्यादा जो लिंगानुपात हमें दिखता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि यूं ही हमें लिंगानुपात में जो डिफरेंस है वो दिखाई देता है। या फिर कोई भी ऐसी घटना हम देखें, चाहे दहेज की समस्या हो, चाहे कोई भी इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। हमारे कल्चरल इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं। तो इन सारे से हमको कोई भी घटना होती है तो किसी रूप में हमको दिखाई देती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमिना यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दूसरी पॉइंट ये निकल के आती है कि जो सोशल फिनोमिना है या सामाजिक घटनाएं होती हैं, ये डायनेमिक नेचर की होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई घटना अगर एक जगह पे कोई घटी हो तो सेम वही घटना दूसरी जगह पे भी हमको दिखेगा, या वहीं पे दोबारा वो घटना घट सकता है। उसका रूप जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका नेचर ही होता है कि वो चेंज होता रहता है, क्योंकि समाज जो है वो भी परिवर्तनशील है। और जब परिवर्तनशील समाज है हमारा, तो इसमें हमको जो भी घटनाएं घटती हुई दिखाई देंगी उसमें भी परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये निकलता है कि ये अमूर्तता इसमें पाई जाती है सामाजिक घटनाओं में, यानी कि एब्स्ट्रैक्टनेस पाई जाती है। तो ये आप लोग देखेंगे कि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं कि आखिर में सामाजिक घटनाएं जो हैं आखिर में किस वजह से कैसे हो रही हैं। वो हम अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, बस वो घटना हमने देखा सामने, लेकिन इसके पीछे कितने सारे फैक्ट्स लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से नेचर जो इसका होता है वो अमूर्त होता है सामाजिक घटनाओं का। एक रूपता का अभाव हमें देखने को मिलता है, यानी लैक ऑफ होमोजेनिटी देखने को मिलती है। तो हम ये देखेंगे कि जो सेम घटना, अभी सेम हम लोग इसी तरीके से बोले कि एकदम कोई अगर एक समाज में कोई घटना जैसी घटती है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे समाज में भी वो घटना वैसे ही घटे। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि एक रूपता का भी हमें अभाव देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी। तो ये हम ये देखेंगे कि कहीं पे जो अभी मान लेते हैं कि हमें परिवार का कोई स्ट्रक्चर जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, या हमारे इंडिया में फैमिली में यदि कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना अगर घटती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेम यही घटना जो है वो अमेरिका के किसी परिवार में
हो सकती है। तो ये लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी हमको देखने को मिलती है कि सार्वभौमिकता हमें सामाजिक घटनाओं में नहीं दिखाई देती है। हर जगह की सामाजिक घटनाओं का स्वरूप जो है वो अलग अलग दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही घटना जो है वो पूरे विश्व में एक जैसी ही दिखाई दे। लेकिन अगर यही हम प्राकृतिक घटनाओं की बात करेंगे तो ये जो है प्राकृतिक घटनाएं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसका रिजल्ट सेम आता है। लेकिन अगर हम सोशल इश्यूज जो होते हैं या जो हमारा सोशल फिनोमेना है, सामाजिक घटनाएं हैं, इनको हम देखेंगे तो इनके रिजल्ट्स हर जगह पे अलग अलग तरीके से आएंगे। ओके, एक इशू होता है गुणात्मकता का, क्वालिटेटिवनेस का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे भविष्यवाणी की अक्षमता, यानी कि कोई भी जो सामाजिक घटनाएं अगर घटती हैं तो उस पर हम इस पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर ये घटना घटी है तो इसका फ्यूचर में यही प्रभाव पड़ने वाला है। हो सकता है कि उसका अपोजिट प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है। और सबसे मेजर जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें सामाजिक घटनाओं में वस्तुनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है, यानी कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ओके, अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सामाजिक घटनाओं की जटिलता के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमेना, इसके बारे में जॉर्ज लुंडबर्ग ने अपने कुछ विचार दिए हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जितने कथन हैं, मैंने यहाँ पे लगभग हर टॉपिक में कुछ विचारकों के अपने विचार हैं जिसको मैंने मेंशन किया है। तो जो ये डी शर्मा और गुप्ता की बुक है उसी से मैंने इसको लिया है। तो आप लोग चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं, या ये मैं कहूँ कि ऑथेंटिक आप लोगों को ये कंटेंट है तो आप लोगों को यहीं पे मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया है कि आप लोग इजीली यहीं से आप लोग कवर कर सकते हैं। चूँकि बुक जो है वो बहुत कॉस्टली होती है। ये बुक लगभग आप लोगों को, आई थिंक, मुझे पता नहीं, बहुत पहले मैंने इसे 900 में ख़रीदा था, अभी तो 1000 से ऊपर होगा इसका रेट। तो मेरे वे साथी जो कि इसको नहीं खरीद पाए हैं या जिनको ऐसा है कि कुछ इश्यूज रहते हैं कि ठीक है इतनी महंगी किताबें हम नहीं ले सकते हैं या अवेलेबल नहीं हो पाती हैं हर जगह पे, तो इसके लिए मेरा ये प्रयास है कि कुछ ये एक बेसिक बुक है समाजशास्त्र की, ऑथेंटिक बुक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ से मैं कंटेंट को प्रीफर करती हूँ। तो जितने आप लोगों को कथन यहाँ पे दिख रहे हैं या टॉपिक्स हैं उसको मैक्सिमम जो है मेजरली मैंने वहीं से उठाया है। और ये हैं ML गुप्ता और डी शर्मा की सोशियोलॉजी नाम की जो बुक है उससे है। तो यहाँ पे आप लोग पहला जो टॉपिक है, पहला पॉइंट जो सामाजिक घटनाओं की जटिलता की बात करता है, इसमें जॉर्ज लुंडबर्ग का एक कथन है, उसको हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा है कि संभवतः मानव समूह व्यवहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवृत्ति मूलक बाधा इसकी विषय सामग्री की जटिलता है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहली अगर पॉइंट्स जो आती है, सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो इसमें इसकी विषय सामग्री की जटिलता है। यही बताते हैं, अपने भौतिक तथा सामाजिक प्रभावों के अत्यंत संवेदनशील तथा असंख्य सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं स्वभाव संबंधी विशेषताओं के कारण मानव समूह इतना जटिल और दुर्बोध्य प्रतीत होता है कि व्यक्ति का मस्तिष्क ही चकरा जाता है तथा उस अथाह जटिलता में मानव समूहों के व्यवहारों के क्रमों, व्यवस्थाओं तथा नियमों की खोज करने का प्रयास ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये लुंडबर्ग का कथन है और जिसमें इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो कितनी जटिल होती हैं। अगला हम लोग देखेंगे गुडे एवं हार्ट का कुछ कथन है इससे लेके। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य का व्यवहार, पर्टिकुलर अगर मनुष्य के व्यवहार की भी बात करें तो आप लोग देखेंगे कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो इतना छल कपट से परिपूर्ण, सूक्ष्म तथा जटिल होता है कि उसका वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि बात सही है। मनुष्य का व्यवहार जो होता है वो हर किसी व्यक्ति के अंदर, ये बोलते हैं ना कि ये ह्यूमन का नेचर ही ऐसा होता है। अभी लोग क्या बोलते हैं, एक कॉमन सा ऐसा बोलेंगे लोग कि कभी भी लोग अपनी खुशी से खुश नहीं होते हैं बल्कि दूसरे के दुख से ज़्यादा खुश होते हैं कि अरे वो ठीक है, वो दुखी है तो मुझे अच्छा लग रहा है।
तो ये देखेंगे कि किसी भी मनुष्य का व्यवहार जो होता है वह हर जगह सिचुएशन के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अभी कोई व्यक्ति है तो किसी दोस्त के सामने कुछ अलग तरीके से बात करेगा, वही दोस्त के पीछे कुछ अलग तरीके से उसके बारे में विचार देगा। तो अंदर में इतना छल कपट होता है, उसके अंदर इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, इतने चेंजेस होते हैं उनके व्यवहार में कि हम उसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो यही बात गुडे एवं हार्ट ने कही है और ये आप लोग चाहिए तो की टर्म के रूप में इसे आप लोग रख सकते हैं ध्यान में। ओके, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा है कि एक अधिकारी जो होता है वो ऑफिस में बड़े कठोर अनुशासन वाला हो सकता है, परंतु वही व्यक्ति घर में जो है वो दब्बू व्यवहार वाला हो सकता है। यानी कि ऑफिस में तो बोलते हैं लोग ना कि ऑफिस में अपना रौब खूब दिखाते हैं, घर पे आके भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो वही वाली स्थिति है कि भाई जहाँ पे ऑफिस में उसका अपना एक रोल था उसके अनुसार निभाया, लेकिन घर पे उसका रोल बदल जाता है, उसकी भूमिका बदल जाती है और फिर उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। इस प्रकार मानव व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो हैं वो सामाजिक घटना को बहुत अधिक जटिल बना देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है कोई भी सोशल घटना जो होती है। ओके, जॉर्ज लुंडबर्ग का एक कथन और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सामाजिक घटनाएं अव्यवस्थित और अर्थहीन केवल सामान्य अवलोकनकर्ताओं के लिए है। हम जितना अधिक उसका अध्ययन करते हैं उतना ही, यहाँ पे कट कर दीजिएगा, व्यवहार सुव्यवस्थित तथा व्यवहारिक हो जाता है। स्पष्ट है कि किसी वस्तु की सरलता या जटिलता हमारी ज्ञान पर निर्भर करता है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, लुंडबर्ग आखिर में क्या समझाना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो अव्यवस्थित और अर्थहीन केवल सामान्य अवलोकनकर्ता के लिए होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं एक समाजशास्त्री है, उसको अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में कहा जाए तो उसको वो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ये क्या है, मेरे सिर से बाहर जा रहा है, ये कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही चीज़ जो है रसायन शास्त्री के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो उसको पता है वो, इसलिए उसको ईजिली वो समझ सकता है, वो बोलेगा ये तो बहुत ईजी है। वहीं पे एक समाजशास्त्री जिस तरीके से सामाजिक घटनाओं को देखता है वैसे कोई भौतिक शास्त्री जो है उन घटनाओं को नहीं देख सकता है। तो इन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाएं जो हैं वो अव्यवस्थित एवं अर्थहीन केवल सामान्य अवलोकनकर्ताओं के लिए होता है। यानी जो सिर्फ सामान्य तरीके से इन जनरल जस्ट बस देख रहे हैं, उन्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए वो लगेगा कि कोई भी सामाजिक घटना जो है वो अव्यवस्थित और अर्थहीन सी लग रही है। लेकिन हम जितना अधिक उसका अध्ययन करते हैं, जितना हम उस फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर उतनी ही ज़्यादा सुव्यवस्थित और वह व्यवहारिक हो जाता है। तो किसी भी वस्तु की या किसी भी घटना की बात हम करें तो उसकी सरलता या जटिलता जो है वह हमारी ज्ञान पर निर्भर करता है। यही रीज़न है कि आप लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र में भी बहुत सारे समाजशास्त्री रहे जो कि सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक अध्ययन पे जोर दिए हैं और उनका ऐसा मानना रहा कि हम वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को समझ सकते हैं और इससे हम आगे के भविष्य में कुछ एजम्पशन भी कर सकते हैं, कुछ भविष्यवाणी भी कर सकते हैं मिलता जुलता हुआ। तो ये जो कथन है ये लुंडबर्ग का है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जॉर्ज लुंडबर्ग एक और बात कहते हैं। इन्होंने कहा है कि एक छोटे से बच्चे को परिवार में बोली जाने वाली भाषा अत्यधिक जटिल मालूम होती है। आप सभी को पता है कोई एक छोटा सा बच्चा है जो, तो उसको तो उस परिवार में चूँकि अभी न्यू मेंबर है फैमिली का, जो भी मम्मी पापा दादा दादी बोल रहे हैं वो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, समझ में ही नहीं आता है, लगेगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, बस मुंह देखता रहेगा वो। जबकि परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनके लिए तो वो भाषा नॉर्मल है क्योंकि वो उनको पता है। इस प्रकार सरलता और जटिलता जो होता है वो एक सापेक्ष तथ्य है। यानी कि अगर हमें पता है तो सरल है, अगर नहीं पता है तो जटिल है। ज्यों ज्यों हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों जटिलता सफलताओं में परिवर्तित
होती जाती है। अब यहाँ पे मैं बहुत ही एक अच्छा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैं अपनी खुद की एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि जब मैं कर्नाटका में आई थी पहली बार, मैं ये तो यहाँ पे कन्नड़ा बोला जाता है। कन्नड़ा का मैं जितने शॉप पे बोर्ड देखती थी या कुछ भी रहता था, उस पर मैक्सिमम या तो इंग्लिश में लिखा होता था, नहीं तो कन्नड़ा में लिखा होता था। तो जब मैं कन्नड़ा देखती थी तो मुझे ये लैंग्वेज जो है ऐसे लगता था कि क्या ऐसे जलेबी की तरह बना दिया गया है। अभी जैसे अभी मान मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे कन्नड़ा आता है, तो ये जो होता है ये कन्नड़ा का अ है, ये कन्नड़ा में आ लिखा जाता है, ये जो है ई लिखा जाता है, और ये जो है वो बड़ी ई लिखा जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये एक सिंबल है। आप लोगों के लिए यही लगेगा ये कुछ सिंबल है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या है, या ऐसा भी कोई लैंग्वेज हो सकता है क्या, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है, पल्ले ही नहीं पड़ता है। लेकिन बाद में मैं यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, CIIL, ये ऑल इंडिया में कुछ 5-6 प्लेसेस पे ही है, तो जिसमें एक यहाँ पे भी है। तो मैंने यहाँ से कन्नड़ा का डिप्लोमा कोर्स किया। उस समय फिर मुझे कन्नड़ा का रीडिंग, राइटिंग और हम उसको पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, बोल सकते थे, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें मुझे अभी क्लियर हो गई। जब क्लियर हो गई तो अभी सोचिए मैं उसी रास्ते से गुजरती हूँ, उन्हीं बोर्ड्स को पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि अरे वाह, मुझे तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कहीं पे अगर जाती हूँ तो मुझे बोर्ड पे पढ़ा हुआ समझ में आ जाता है कि हाँ ये कहाँ पे है, या मैं किस जगह पे आई हुई हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ज्यों ज्यों हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों जटिलता जो होती है वो सफलताओं में परिवर्तित होती जाती है। यानी कि हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। प्रॉब्लम इस लैंग्वेज में नहीं थी, प्रॉब्लम हमारे में थी कि ये हमें नहीं पता था। ये तो अपनी जगह पे फिक्स है, जिसको पता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं पता है उसके लिए डिफ़िकल्ट है। तो प्रॉब्लम इस लैंग्वेज में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे में थी कि मुझे ये नहीं आ रहा था। तो इतनी सी बात आप लोगों को भी समझना है कि अगर आप लोग कहिए कि कोई टॉपिक जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या ये तो समझ ही में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम उस टॉपिक में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, प्रॉब्लम आप में है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ जाइए वो चीज़ आपके लिए, या वो फैक्ट जो है, वो कोई भी थ्योरी है, आपके लिए ईजी लगने लगेगी। ओके, मानव समाज की जटिलता अधिकांशतः उसके संबंध में हमारी अज्ञानता का ही परिणाम है। यानी कि हम उससे अनभिज्ञ हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता है, इसलिए हमें चीज़ें जो हैं वो जटिल दिखती हैं। इस जटिलता को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 उपाय बताए। पहला उपाय जो है, इन्होंने कहा कि परिस्थिति का, कोई भी परिस्थिति है उसका हमें पहले सरलीकरण करना चाहिए, यानी उसे सिंप्लीफाई कर दो पहले। और दूसरा इन्होंने कहा कि अधिक संख्यक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक प्रविधियों का विकास करना चाहिए। कितने तरीके से हम किसी भी फैक्ट का या किसी भी हम घटना का अध्ययन कर सकते हैं, तो इससे जो है हमें समझना आसान हो जाएगा। किसी विज्ञान की परिपक्वता का माप इस आधार पर किया जा सकता है कि उपयुक्त किसी एक या दोनों तरीके को अपनाने में उसे कितनी सफलता मिली है। तो इसी बेस पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग समाजशास्त्र में भी बहुत कुछ समझने की कोशिश किया, और इसके कारण आज हम समाजशास्त्र में देखेंगे कि मीन है, मध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, इस सारी रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं, इन सबको ये समझते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारे कोफिशिएंट हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं सामाजिक घटना को भी वैज्ञानिक तर्क पे अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ओके, दूसरा टॉपिक आता है गतिशील प्रकृति, यानी डायनेमिक नेचर। तो गुडे एवं हार्ट का इसमें हम लोग देखेंगे कथन। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में इतना परिवर्तित होता रहता है कि उसके बारे में किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक व सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अभी सपोज कोई व्यक्ति है और वो कहता है कि मुझे एक घटना याद है कि कोई एक पर्सन थे, वो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हर चीज़ तो हम देखें कि नॉनवेज जैसा ही होता है, यानी मांसाहारी की बात करें,
तो इस बात पे भी डिबेट हुआ कि दूध जो होता है वो भी तो गाय से ही निकलता है, फिर हम अंडा भी खाते हैं, तो फिर इस तरीके से हो रहा था कि मीन्स उनका ये था कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या मांसाहारी होना कुछ ऐसा तो है नहीं, बुरी बात है। बाद में हमने देखा कि उस समय तो ठीक है, ये बात तर्क वितर्क हो गया, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसके लिए थोड़ा तर्क वितर्क हुआ। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वही पर्सन जो है वो तर्क दे रहे हैं कि अरे नहीं, मुझे ये कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए और हमें शाकाहारी होना चाहिए, हमारा मन जो होता है वो शुद्ध होता है। तो व्यक्ति जो होता है कैसे एक समय से दूसरे समय में परिवर्तित हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है कि हम उसका वैज्ञानिक तरीके से सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा सोच रहा है तो वो 2 दिन बाद भी वैसा ही सोचेगा। हो सकता है कि उसके उस समय सोच बदल जाए। स्पष्ट है कि यहाँ पे काट दीजिएगा आप लोग, सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, अतः सामाजिक घटनाओं के बारे में जो बात भूतकाल में सत्य थी वह वर्तमान में असत्य हो सकती है, और जो सिद्धांत आज सत्य हैं वे भविष्य में असत्य हो सकते हैं। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं हम निकाल सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो किया ही नहीं जा सकता है, कर सकते हैं। ओके, अमूर्तता की बात करते हैं तो सामाजिक घटनाएं हम सभी को पता है कि अमूर्त होती हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें कि मानव के विचारों, आदर्शों, मूल्यों, भावनाओं आदि का जो हमें अमूर्त रूप दिखाई देता है, ये इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते, यानी भावनाओं को हम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम महसूस करते हैं। तो इस तरीके से हमें अमूर्तता भी दिखाई देती है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक रूपता का अभाव दिखाई देता है, सार्वभौमिकता का अभाव दिखाई देता है, गुणात्मकता की बात यहाँ पे इन्होंने कही है। तो लुंडबर्ग का यहाँ पे विचार इस पे देखेंगे हम लोग। इन्होंने कहा है कि निश्चयात्मक विज्ञान अपने इकाइयों, मापों और पारिभाषिक शब्दों में लगातार परिमाणात्मक बनते जा रहे हैं। किसकी बात हो रही है? निश्चयात्मक विज्ञान, यानी कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब की बात हो रही है। जबकि समाज विज्ञान के अधिकांश सामग्री जो होते हैं वो गुणात्मक होते हैं, यानी क्वालिटेटिव बेस होते हैं, तथा परिमाणात्मक विवेचना के अनुपयुक्त हैं, यानी कि उनको हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये दिखाई देता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गुणात्मकता दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि भविष्यवाणी की अक्षमता हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मीन्स ये है कि हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये घटना का रिजल्ट जो है या उसका प्रभाव जो है यही देखने को मिलेगा। इस पे जॉर्ज लुंडबर्ग का विचार है, इसको हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा है कि सामूहिक व्यवहार जो है वो ऊपरी तौर पर अनिश्चित इसलिए ज्ञात होता है क्योंकि उस पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों तथा उनके प्रभाव का हमें ठीक ज्ञान नहीं होता है। जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया ना कि कोई भी एक सामाजिक घटना घटती है तो उसके पीछे कोई सिर्फ एक कारक नहीं होता है, बल्कि विभिन्न कारक होते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है। तो उसका हमें ठीक ज्ञान नहीं होता है। किंतु सामाजिक घटना के बारे में ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम विभिन्न कारकों की उपस्थिति और उनके प्रभावों को जान सकेंगे तथा हम उनका पूर्वानुमान अधिक शुद्धता के साथ कर सकेंगे। ये बात लुंडबर्ग कहते हैं। मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि ये सही बात है कि किसी भी सामूहिक अगर या सामाजिक घटना घट रही है तो उसके इतने सारे कारक होते हैं और उसके इतने सारे प्रभाव भी निकल के आते हैं कि जिसका हमें ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता है और इसके कारण हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसको डीपली स्टडी करेंगे, उसके सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि यह अपनी काफ़ी ज़्यादा जो भी हम स्टडी कर रहे हैं या उस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस बेस पे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। या हम पूर्वानुमान जो है, पहले से अनुमान लगाना है, प्रेडिक्ट करना है, वो काफ़ी शुद्धता के साथ कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट जो है वस्तुनिष्ठता का अभाव, यानी लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो इसमें 2 थिंकर के कथन है, उसको हम लोग देखेंगे। गुडे एवं हार्ट ने कहा है कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन मात्र अन्य अवलोकनकर्ताओं द्वारा ही
मौलिक रूप में अवलोकित किया जा सकता है। मानवीय व्यवहार की बात हो रही है तो हम अपने व्यवहार का जो अध्ययन है वो अपने ही अच्छे से नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा ही हमको देख के और एक ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है तथा मौलिक रूप में अवलोकित होने वाले तथ्यों को वे सदा विकृत कर देते हैं। अतः इनके विषय में सत्य की प्राप्ति के लिए वैश्विक कार्यप्रणालियाँ नहीं हो सकती हैं, यानी कि कोई एक कार्यप्रणाली हम कहें कि हर जगह फिट हो सकती है, ऐसा नहीं है। यानी ऑब्जेक्टिविटी का हमें कमी दिखाई देता है, अभाव दिखाई देता है। यहाँ पे जॉन मेज का एक कथन है, इसको देखेंगे हम लोग। इन्होंने कहा है कि यह सच है कि समाजशास्त्री जो है वो भौतिक विज्ञानवेत्ता के समान अपनी प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस को वैश्विक परीक्षण के आधार पर अंतिम रूप में न कभी स्वीकार कर सकेगा और न ही कभी उसका तिरस्कार ही, और न कभी ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर सकेगा जो इन अस्पष्ट भावनाओं तथा उद्देश्यों से परे हो। तो ये कथन जॉन मेज का है, बहुत ही एक अच्छा कोट है, इम्पॉर्टेंट कोट है, तो ये आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। जितने कोट मैंने यहाँ पे बताए हैं इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहीं से बीच से कोई पॉइंट पूछ दी जाती है और पूछा जाता है यह कथन जो है वो किस विचारक का है। तो आज का जो लेक्चर था वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी सारे मैंने इसीलिए, बाकी चीज़ें तो हमको इन जनरल पता होता है, लेकिन कोट वाला सेक्शन मैंने इसलिए ऐड किया कि इससे आप लोगों का कथन जो है वो काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हम लोग सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के बारे में जितने भी कथन थे थिंकर्स के वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।